शहबाज साहब ये बताइए, कुल मिला के 2024 जून में 82,000 अरब रुपए का कर्जा बन जाएगा पाकिस्तान पे। और 20 किलो आटे का थैला एक आम आदमी के लिए वो 1500 से महंगा होके कहाँ तक पहुँच गया। और 790 रुपये उसमें इंक्रीज़ हो गए। दालें, लोबिया 650 रुपया मिलता है आपको। बिजली की कीमत आसमान को छू रही है। आम आदमी अपने बच्चों को स्कूल से उठा के घर बिठा रहा है। ये जो अभी बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं पार्टीज़ की जानिब से, खासतौर पर बिलावल साहब ने कल तकरीर की, उन्होंने कहा 30 लाख घर बनाऊंगा, हर पाकिस्तानी की तनख्वाह दुगनी हो जाएगी, सोलर पैनल मिलेंगे 300 यूनिट्स तक वालों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक सवाल में 4 सवाल पूछ लिए। देखिए, पहला जो आपने कहा कि जो पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ा है वो कितना हो जाएगा, वो जो 82,000 अरब रुपया ये आईएमएफ का फ़ोरकास्ट है, ये कर्ज़ होगा पाकिस्तान के ज़िम्मे बाय जून 2024, जो रफ़ली अभी कुछ 78,000 अरब रुपए के करीब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका कर्ज़ है आपके ज़िम्मे, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अगर आप अभी पहले सिर्फ़ 4 माह का आप एस्टीमेट ले लें, वफ़ाकी हुकूमत की जो नेट आमदन थी, खालिस्तान जो आमदन थी वफ़ाकी हुकूमत की, सूबों को उनका जो हिस्सा है वो देने के बाद, उसका 82% जो है सिर्फ़ कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी में जो है वो खर्च हुआ है। तो जो हुकूमत अपनी आमदन का सिर्फ़ 82% कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी पे खर्च करती है और उसके बाद फिर मुल्क का दिफ़ा है, उसके ऊपर भी खर्च होना है, वफ़ाकी हुकूमत चलानी है, उसका भी खर्चा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तरक्याती मंसूबे हैं, पूरा मुल्क का निज़ाम आपने चलाना है, तो उसके लिए सिर्फ़ 18% उसकी नेट आमदन का बचता है। तो उस मुल्क की जो उसकी इकॉनमी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो लोग हैं, उसके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उसके ऊपर क्या असरात होंगे उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस वक़्त जो है एक किस्म की जो कर्ज़ों की जो एक दलदल है उसमें फँस चुका है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा। और ऐसी सूरत में जब आप नए कर्ज़े सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि आपने पुराने कर्ज़े वापस करने हैं या उनके ऊपर सूद अदा करना है, तो ये जो दलदल है ये और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में अब जो एक सिचुएशन बन रही है उसमें ख़ास तौर पर जो पहली एक किसी बड़ी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने आया इकॉनमी के हवाले से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आपने बात की है। अ, देखिए ये सारे वादे हैं, ये माज़ी में भी होते रहे हैं, इस दफ़ा भी होंगे और आइंदा भी होंगे। फ़र्क माज़ी में और अब में ये होना चाहिए कि अगर ये माज़ी में वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं हुए तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। क्या आइंदा अकाउंटेबिलिटी होगी? मेरा ख़्याल ये जो सवाल है ये वोटर्स को वोट डालने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या उनको एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा? ये जो 3-4 चीज़ें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कही हैं, अगर ये चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर भी दें, पहली तो बात कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर भी दें, तो फिर पाकिस्तान और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। वो प्रोग्राम आगे नहीं चल सकता। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें मज़ीद पब्लिक एक्सपेंडिचर की अखराजात की बात हो रही है। और आईएमएफ आपको इस वक़्त कह रहा है कि आपने अखराजात पे काबू पाना है और अगर जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के बिलावल भुट्टो साहब अगर वही कह दें कि मैंने जो पब्लिक वेज है, जो तनख्वाहों का बिल है उसको मैंने डबल कर देना है, तो क्या उन्होंने हमें ये बताया है कि अगर वो डबल करना चाह रहे हैं, जो एडिशनल कॉस्ट है व्हिच रन्स इंटू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़,